नमस्कार साथियों, आरएस के मेंस में एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम डेली बेसिस पे आरएस का डिस्कशन करते हैं। आज हम 3 इशू डिस्कशन करें। एक तो महाराणा प्रताप साहब की जयंती है जो 450वीं जयंती मनाई जा रही है, और एक अपना SDEI रिपोर्ट प्रतिवर्ष आती है, उसमें भारत की रैंक अभी 130वीं रैंक आई है, उस पर डिस्कशन करें। एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये अपने सिलेबस के अंदर राजस्थान के इतिहास में प्रमुख महाराणा प्रताप है। करंट टॉपिक FTA जिसके अंदर भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था कंपेयर किया जाता है, भारत को कितना फायदा होगा। और SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो शिक्षा स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट की बातें आई हैं, और स्कूली शिक्षा जिसके अंदर अपन लिख सकते हैं समानता असमानता की बातें के अंदर इस रिपोर्ट का उल्लेख किया जाए। उससे पहले अपन हर समय अपन कोड डिस्कशन करते हैं। आज अपन 31 का कोड उठाया है। 31 का कोड के संदर्भ में देखते हैं कि भाई जो मानवीय मूल्य है और इथिक्स के बीच में क्या है, नैतिकता और मानवीय मूल्य के बीच में क्या संबंध है। और अपने टॉपिक में है नैतिकता वह कला है जो हमें नहीं बताती है क्या हमें करना है, बल्कि ये बताती है कैसे करें, और मानवीय क्या है। देखो अपन सिलेबस के अंतर्गत समझते, पहले मानवीय मूल्य बाद में समझे, पहले इस कोड का मतलब समझते कोड क्या है। देखो मान लो कोई PG नाम का ये कोई SDM है, ठीक है, और ये उनके दौरे पे हमने बाढ़ आ गई, ठीक है, कहाँ पे, अपने क्षेत्र में बाढ़ आ गई। वहाँ जाके उन्होंने अपनी मीटिंग करके आ गए, सिर्फ मीटिंग करके, PG नाम का मीटिंग करके आ गया, और मीटिंग करके आ गए, ये इनकी ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी, ये इनका ड्यूटी है। अब वहाँ जाके लोगों से बात की, स्कूल के प्रभावित बच्चों के हालात को जाना, गांव के हालात को जाना, वहाँ तुरंत राहत कार्य उपलब्ध करवाए, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए, मेडिसिन जैसे चिकित्सा कर्मी जैसे उपलब्ध कराना, सुविधा देना। ये क्या है? ह्यूमन वैल्यू। क्या है? ह्यूमन वैल्यू। तो देखो नैतिकता और ह्यूमन वैल्यू में फर्क आया ना, तो ये इनका ह्यूमन। दूसरा एग्जाम्पल ले जाए, मान लीजिए कोई एक अधिकारी है, आप में से कोई भी, ठीक है, अधिकारी हैं, और अधिकारी क्या गए, इसका एक बूढ़ी महिला उनके पास आई और उनका फॉर्म की अनुमति देना, पेंशन का फॉर्म भरा हुआ था और वो अनुमति मंजूर करना, साइन करवाने के लिए आई थी। आपने उनका साइन कर दिया, ये आपका ड्यूटी है सरकारी। क्या है? ड्यूटी। लेकिन वो बूढ़ी महिला अनपढ़ थी, आप उसके पास बैठ के फॉर्म भरा, फिर उनका डॉक्यूमेंट आपने स्टेपलर किया, डॉक्यूमेंट स्टेपलर करने के बाद आप बैंक में जाके जमा करवाया। ये क्या है? ये ह्यूमन वैल्यू है। तो आपका कोड यही कह रहा है कि नैतिक वह कला है जो हमें ये बताती है क्या करना चाहिए, बल्कि ये बताती है मानवीय मूल्य क्या करना चाहिए, क्या करे। तो इतना अंतर आता है ना, इस तरह अपन टॉपिक डिस्कशन करते हैं ना, नैतिकता और मानवीय मूल्य में समझ में आ गया। अब अगर हम मानवीय मूल्य की बात करें, मानवीय मूल्य होते कौन कौन से? देखो, एक तो होता है ट्रूथ। क्या होता है? ट्रूथ। दूसरा कंपैशन, करुणा। तीसरा न्याय, जस्टिस। चौथा ईमानदारी, इंटीग्रिटी। चौथा टॉलरेंस, सहिष्णुता। पांचवा इम्पैथी, सहानुभूति। छठा सेवा भाव, स्पिरिट ऑफ द सर्विस। और कर्तव्य निष्ठा ने ड्यूटी, कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी क्या है इंग्लिश में? ड्यूटीफुलनेस, है ना, ये है। तो इस तरह डिस्कशन करने से आपको याद रखना है, मानवीय मूल्य बताते हैं, कोड भी याद रखना है, और नैतिकता। और जब मानवीय मूल्य का उदाहरण आए तो आप इस तरह एग्जाम्पल लिख के अपने एग्जाम में बेस्ट। अगर चलते हैं अपन एडिटोरियल डिस्कशन में, आज 3 इशू डिस्कस करना है, लास्ट तक जुड़े रहे, आपको अच्छा डिस्कशन होगा। देखो 3 डिस्कशन, उससे पहले अपन एक FTA वाला डिस्कशन करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या कहता है? देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि अपन पहले बात करते हैं टैक्स की। टैक्स क्या होता है, ठीक है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मतलब ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या बताता है हमें, ठीक है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में अपन जानकारी जुटाते हैं कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, मतलब क्या है, इसका क्यों लाया गया है, इसका मतलब क्या है, फ्री ट्रेड किन के बीच में हुआ। उदाहरण देखते हैं। देखो अभी तक 13 देशों के बीच में हुआ। कितने देशों में? अभी तक 13 देशों के बीच में हुआ। कितने? 13 देशों में। UAE किन के बीच में हुआ? 13 देशों में। कहाँ पे हुआ? एक तो जापान, किसके बीच में? जापान के बीच में। CEPA किसके बीच में? CEPA, जापान, दक्षिणी कोरिया, मॉरिशस, है ना, UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK, और अभी UK में अभी हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यूरोपीय संघ। ये सब क्या है? यूरोपीय संघ से बातचीत चल रही है। अभी तक 13 देशों में हुआ है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, आसियान ग्रुप के साथ में हुआ है, मॉरिशस के, दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। तो ये 13 देश। अभी ये सुर्खियों में क्यों आया? सुर्खियों में इसलिए आया है कि अभी यूनाइटेड किंगडम के पास साथ में इसका भारत का साइन हुआ है। UK के किसके साथ? UK
और भारत के बीच में अभी एग्रीमेंट हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये होता क्या है कि दो देशों के बीच में आयात और निर्यात पे वस्तुओं लगाने वाले जो शुल्क है, या तो वो बिल्कुल शून्य होगी या 10% या 5% इतनी लगेगी। इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में, है ना। अब अपन बेसिक डिस्कशन करते हैं कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती है, उससे जो अभी यूनाइटेड किंगडम के बारे की बात करें तो क्या किन 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 चीज़ों पे हो रहा है ना भाई, किन चीज़ों पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ अपन की मेन मोटा ये है। देखो, भारत के द्वारा जो वस्तु जाएगी, मान लो ये भारत है, क्या है ये भारत। अब भारत से कौन कौन सी जूते, वस्त्र, है ना, जैसी वस्तुओं, कॉस्मेटिक जैसे वस्तु अगर भारत से जाएगी तो 99% शुल्क माफ है। अब मान लो ब्रिटेन है, यहाँ से भारत में आएगी, ठीक है, तो दो फेस में, एक में 90% शुल्क माफ है और एक में 64% और 85% फेस तक लास्ट तक कम कर लेंगे 10 वर्षों में अगले। अब मान लीजिए कोई कार आई है, 1 लाख कार आई भारत में, कि कहाँ से आई, ब्रिटेन से। तो 1 लाख कार आई, जब तक तो 10% टैक्स, 90% तो छूट देती है, तो 10% लगेगा। 1 लाख से अगर अधिक कारें भारत में आएगी तो पूरी तरह से 100% टैक्स लगेगा, 90% माफ नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख तक ही हमने सुविधा छूट दे रखा है आपको। अगर इन दोनों के बीच में ये है, विस्की आई, जैसे विस्की है ना, जीन, ऑटोमोबाइल जैसे भारत में आए थे, इनके पास शुल्क घटी हुई। ऑटोमोबाइल की 10% है और विस्की और जीन जैसे में 150% घटाकर 75% शुल्क कम किया गया, और अगले 10 वर्षों में 40% तक 75% और कम करने की बात की है, ठीक है ना। अब भारत के फायदा क्या होगा, उससे पहले अपन दोनों देशों का फायदा क्या, 25.5 बिलियन जो ट्रेड है वो 2040 तक दोनों देशों के बीच में बढ़ेंगे, ठीक है। अब फायदा क्या होगा दोनों देशों के बीच में, भाई फायदा क्या होगा, बढ़ने के बाद फायदा क्या होगा, निर्यात दोनों देशों का बढ़ेगा। क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा, कौन सा, भारत से और यूके के बीच में। पहला फायदा निर्यात बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, निर्यात, याद रखना। दूसरा, रोजगार सृजन, उत्पादन बढ़ता, नौकरी आती है, भाई फ्री ट्रेड होगा, कंपनियां एक दूसरे के देशों में आएंगी तो नौकरियां बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेगी क्या, रोजगार सृजन होता है। विदेशी निवेश आकर्षित होगा, FDI जैसे ऑटोमोबाइल में हमने 90% कम किया तो अभी कंपनियां यहाँ आके बनाएगी, हैं। विस्की जैसे, जिन जैसे 75% घटाकर 150% शुल्क से 75% कर दिया। तो इस तरह एग्जाम्पल हमने, जैसे ऑस्ट्रेलिया से बादाम, UK से शराब, है ना, तो उपभोक्ता को सस्ते उत्पाद मिलेंगे, है ना। तो याद रखना, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, विदेशी निवेश FDI आकर्षित होगी और उपभोक्ता को सस्ते उत्पाद मिलने की संभावना रहेगी। अब आगे डिस्कशन करते हैं कि भाई ये शुल्क, कस्टम ड्यूटी, टैक्स, ये होता क्या है। देखो, ये पढ़ना जरूरी इसलिए कि अपने सिलेबस में है। पहले पढ़ते टैक्स। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, जैसे पहला टैक्स होता है 2 प्रकार के, कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अपन पढ़ते डायरेक्ट टैक्स, क्या पढ़ते, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मान लो कोई राहुल है, ठीक है, कौन है, राहुल। राहुल अपने सालाना इनकम 8 लाख रुपये, कितनी, 8 रुपये, तो ये सरकार को डायरेक्ट अपना टैक्स जितना देना है वो देगा, इस बीच में कोई नहीं आएगा, कोई किसी पर बोझ नहीं है। अब मान लो टैक्स में के अंदर क्या आता है, संपत्ति टैक्स, उपहार टैक्स और विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स होता है वो, है ना। तो ये संपत्ति, उपहार, इनहेरिटेंस मतलब विरासत टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स की मान कर लो, इनडायरेक्ट, मान लो ये PG है, ये कोई PD है और ये कोई Y है। अगर ये मान लो यहाँ दुकान पे ये PG इनकम टैक्स में है, तो यहाँ से सरकार टैक्स डायरेक्ट लेने तो नहीं देंगे। तो मेरे पास ग्राहक आया, क्या आया, ग्राहक, मेरे दुकान में ग्राहक आया, तो मैं बैठा था, तो ग्राहक से मैंने टैक्स वसूला। जैसे मान लो 1000 रुपये को T-शर्ट खरीदा, ठीक है, तो टैक्स खरीदा कितना, 5%, तो 1000 का 5% 50, तो कितना हुआ, 1050। ये 50 रुपये ग्राहक से मैंने अपनी दुकान से टैक्स खरीदा। अब ये 50 रुपये में आगे किसी सरकार से दूंगा तो मैं अप्रत्यक्ष हो गया, किसको, मेरे से सरकार लेगी। जब मैं होलसेल से माल खरीद के लाता तो वो खरीदता, यानी कहने में डायरेक्ट टैक्स सरकार नहीं वसूलती, वो तो है अप्रत्यक्ष, और डायरेक्ट होता है वो प्रत्यक्ष। जैसे इसके अंदर वस्तु, GST, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम, मतलब GST, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी GST आने से अप्रत्यक्ष कर में हटा दी लगभग। तो ये है मोटा मोटा टैक्स पेयर। अब पढ़ते हैं ड्यूटी और सरचार्ज टैक्स क्या होता है। ड्यूटी क्या होती है, देखो ड्यूटी की बात करें ना, जब कि भाई ये क्या होती है ड्यूटी,
टैक्स तो अपन पढ़ लिया। अब ड्यूटी की बात करती है कि जो शुल्क होती है, जैसे मान लो वस्तुओं के आधार पर अगर टैक्स लगता है, उपभोक्ता के आधार, वस्तु उपभोग आयात और निर्यात पर कोई शुल्क लगता है, उसको बोलते हैं ड्यूटी। विदेशी वस्तु और घरेलू उत्पाद को लागू होता है। उदाहरण के लिए आयात शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मैंने बोला ना अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये है शुल्क। टैक्स पढ़ लिया, शुल्क ये है। अब है सरचार्ज टैक्स। सरचार्ज टैक्स क्या होता है? मूल टैक्स पर टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जो टैक्स आप दे रहे हैं उससे अधिक और टैक्स देना। कारण मौजूदा टैक्स के ऊपर और टैक्स लगाना। उच्च आय वालों पे अतिरिक्त, जो अमीर लोग हैं उन पे लागू करने की है। जैसे कि कृषि कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए। चौथा, विशेष टैक्स व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा जैसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए टैक्स देते हैं। अपन ये आज एफडीए एग्रीमेंट के बाद टैक्स ऑन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये सब कुछ डिस्कशन इसलिए किया ताकि एग्जाम में पिछली बार 23 में गैर राजस्व जो संबंधित क्वेश्चन आया था उसी तरह ये ना आ जाए, तो अपन को याद रखना है मोटा मोटा। अब आगे चलते हैं कि महाराणा प्रताप को जो आर्टिकल आए हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन जानकारी देते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब चलते हैं, महाराणा प्रताप साहब की अभी जयंती है, 450वीं जयंती है, और ये 9 मई 1500 साली वैशाख शुक्ल तृतीया की आ रही। कुंभलगढ़ और राजसमंद जिले में, राजस्थान, विशेषकर राजस्थान भारत में स्वाभिमान, वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक महाराणा प्रताप की स्मृति को प्रेरणा से माना गया है। अब आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप साहब की बेसिक बातें करें तो देखो 15 मई जन्म हुआ था, ठीक है ना। महाराणा प्रताप साहब का जन्म 9 मई और 1540 के बीच में। पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था, बेटा का नाम अमर सिंह था, और इनकी शुरुआत में राजधानी गोगुंदा थी, क्या थी? गोगुंदा, और लास्ट में सावंड बन गई। अब ये सावंड के अंदर 1597 में इसकी महाराणा प्रताप साहब की डेथ हो गई थी। वहीं आज स्मारक मूर्ति बनी हुई है। सिसोदिया वंश थे, ये सिसोदिया वंश कौन थे? महाराणा प्रताप से बप्पा रावल के टाइम गुल शाखा के रूप में इसका स्थापना हुई थी सिसोदिया वंश की, और ये गुल शाखा से आते हैं। ये मोटा मोटा इनकी बेसिक होगी। आज का आर्टिकल क्या कह रहा है, क्या होगा कि आज का आर्टिकल क्या कह रहा है? आज का आर्टिकल महाराणा प्रताप साहब के बारे में इतिहास की बात करें, स्वतंत्रता और अस्मिता का प्रतीक बताता है। क्यों बताता है? महाराणा प्रताप साहब ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। पहला पॉइंट क्या है? अकबर की अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने जंगलों में कष्ट झेला, आत्मसमर्पण किया, मतलब दूर रहकर भी जीवन जिया, जंगलों में सूखी रोटी खा के पेड़ पौधे के बीच में जीवन बिताया, लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं दिए। 18 जून 1576 के हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। इसका युद्ध का निर्णायक नहीं लिया। अकबर का सेनापति मान सिंह था और महाराणा प्रताप का जाला बीदा नाम से एक सेनापति थे। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, याद रखना। चेतक जैसे घोड़े वीरगति गोगुंदा की घाटियों में, है ना, जैसे घोड़ा इनका जो वीरगति प्राप्त हो गई थी। प्रेरणादायी व्यक्ति क्या थे? महाराणा प्रताप से प्रेरणादायी व्यक्ति क्यों? क्योंकि एक तो अल्बर्ट हॉल से लेकर भारत में कई सैन्य संस्थानों और स्वतंत्रता का बलिदान मिसाइल किए। अब्दुल रहीम खान खाना जो महाराणा प्रताप के बारे में तारीफ करता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अकबर के जो अधीन थे अमर सिंह जो भीड़ से अब्दुल रहीम खान खाना को गिरफ्तार कर दिया था। तो जब प्रताप साहब को पता चला कि भाई बच्चों को क्यों तकलीफ दे रहे हो, बच्चे और महिलाओं को कैद नहीं करेंगे, आप इसको छोड़ो, तो अमर सिंह ने तुरंत छोड़ दिया। तब इन्होंने बुक में लिखा कि धर्म और दृढ़ता का परिचय दिया है। ये धर्म के और स्वतंत्रता की एकता के बीच में फर्क महसूस की, तब इन्होंने बात की थी। ये प्रशासनिक दक्षता, सावंत ने अपनी राजधानी 1585 के बीच में सैनिकों और आत्मविश्वास जागरूक किया था, जिससे राजस्थान में जो आज भी प्रतीक माना गया है। लोक जीवन के जुड़े असमरसता क्या है? भील और जाति आदिवासियों के साथ मिलकर मुगलों को संघर्ष किया, जो सामाजिक उपलब्धि है। ये सामाजिक समरसता का भाव बढ़ावा देता है। समसामयिक प्रसंग, आज की युवा पीढ़ी प्रताप स्वाभिमान, धैर्य, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से लेकर राष्ट्र निर्माण की योगदान बताएं। लेखक महाराणा प्रताप के राष्ट्र की बात करता है ना। आगे चलते हैं, ये जो बेसिक बात है वही वापस की है। अब आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप के संघर्ष के विश्लेषण की बात करते हैं। क्या करते हैं? महाराणा प्रताप विश्लेषण की संघर्ष की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो टॉपिक में है प्रश्न दिया गया है। अब देखो, महाराणा प्रताप की भूमिका आप लिख देंगे और विश्लेषण और प्रेरणा स्रोत क्या है। अब चलते हैं अपन प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखो, महाराणा प्रताप की जो प्रेरणा स्रोत है, भूमिका आप लिख देंगे क्या? महाराणा प्रताप के मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे और इतिहास में साहस, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता का प्रतीक माने जाते हैं, और जो वर्तमान में आज भी देखा गया है।
अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, आजीवन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अब मान लो विश्लेषण क्या करेंगे, पहला पॉइंट, मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में लिखना, निर्णायक युद्ध नहीं ले पाया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती है, आज भी नक्सलवादी लेते हैं जो जंगली पहाड़ों सूखे मैदानी इलाकों से दूर जाकर अपना सूखे से युद्ध करते हैं। जो मेवाड़ ने देवगढ़ जैसे, कुंभारिया जैसे वहाँ पे अपनी पद्धति आक्रमण करके मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराया था। आर्थिक है ना, 3 पॉइंट हो गए, हल्दी घाटी युद्ध होगा, स्वतंत्रता का इनकार किया, गिरफ्तारी अधीनता स्वीकार नहीं की और गुरिल्ला पद्धति युद्ध। चौथा पॉइंट क्या है, आर्थिक और भौगोलिक कठिनाई, परिवार में सहित जंगल घास की रोटी खा के जिंदे रहे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, कष्ट देखा लेकिन कभी आर्थिक रूप से कमजोरी महसूस नहीं होने दी। अपने पास तो 10 रुपया या 5 रुपये चाय का नहीं हो तो अपना हकार मचा देते हैं। ये त्याग और राष्ट्र प्रेम दृढ़ निश्चय क्या है, ये देखो, इसको बोलते त्याग और राष्ट्र। तो आर्थिक भौगोलिक कठिनाई, दिवेर की युद्ध 1582 के अंदर मेवाड़ में कई किलों के मुगलों को पुनः प्राप्त किया, मेवाड़ के पुनरुत्थान के लिए प्रतीक माना गया। अब प्रेरणा स्रोत क्यों है, ये सबसे बड़ा है कि प्रेरणा स्रोत में पॉइंट कौन कौन से आएंगे। प्रेरणा स्रोत में देखो, महात्मा गांधी, नेहरू जैसे, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग प्रेरणा स्रोत थे आंदोलन के समय। देखो कैसे, स्वराज की भावना, क्या है, स्वराज की भावना। दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता के लिए त्याग, है ना। चौथा पॉइंट, सांस्कृतिक अस्मिता, संस्कृति को नहीं झुकने दिया, आदमी ने जिंदा रखना, प्रत्येक आज भी जिंदा है। लोकमानस के आदर्श के रूप में। ये 4 पॉइंट क्या है, स्वराज, स्वतंत्रता के लिए त्याग, सामाजिक और मानसिक रूप से लोकमानस के रूप में, और सांस्कृतिक अस्मिता के रूप में आज भी ये जो हैं अपने प्रतीक रूप में मानते हैं। अपन डिस्कस करते हैं कुछ बातें, क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में जैसे चित्तौड़गढ़ किला है, जौहर है, चाका है, क्या होता है, ये बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अपन इस आधार पे अपन डिस्कशन करने बैठ गए तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं, जिससे क्या होता कि इनके बारे में अगर एग्जाम में भी आ भी जाए तो अपन बेसिक बातें डिस्कस किया जाएगा। देख लो, सिसोदिया वंश की स्थापना कब हुई थी, 8वीं शताब्दी। कब हुई थी, 8वीं शताब्दी। किसने, बप्पा रावल के टाइम में, जो एक लिंग का शिव मंदिर जो निर्माण कराया था हल्दी घाटी युद्ध से पहले। आज भी माता तेग के अपने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप साहब गए थे। 1615 ईस्वी में कि जहांगीर संधि समझौता कर दी था अमर सिंह ने, ये याद रखना, है ना। राजनीति विवेकशीलता और अस्तित्व रक्षा प्राप्त करता है। आगे चलते अपन उदय सिंह के बारे में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप जी के पिता। ये हैं मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक थे। चित्तौड़ के अकबर के काल में 1566 से 68 के बीच में अपनी राजधानी उदयपुर को स्थानांतरित की थी। इन्होंने चित्तौड़गढ़ से अकबर के समय काल में आक्रमण को देखते उदयपुर स्थानांतरित उदय सिंह ने मेवाड़ को एकजुट रखा और पुत्र प्रताप की वीरता की शिक्षा दी। गुरिल्ला पद्धति मैंने आपको समझा दिया। चावंड अपने महाराणा प्रताप की राजधानी है, गुरिल्ला पद्धति नहीं करना, और स्थान स्वतंत्रता बात करता है। हल्दी घाटी युद्ध आपने पढ़ ही लिया है। अपन हमें इसके बाद में एक और टॉपिक पढ़ते हैं, चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ किला के बारे में क्यों आया बार बार, और चित्तौड़ किला में जौहर के संबंधी भी बात थोड़ी पढ़ लेते हैं, जौहर और साका होता क्या है। देखो, चित्तौड़ का किला क्या कहता है, ये है चित्तौड़ का किला। क्या है, चित्तौड़ का किला। ये किला राजस्थान ग्वारों के बलिदान का प्रतीक है, सही बात है। दूसरा पॉइंट, 1303 अलाउद्दीन खिलजी, 1335 बहादुर शाह गुजरात सुल्तान, और 1568 के बीच में अकबर में 3 बार आक्रमण हुए। कौन सा, 1503, 1535 और 1568 के बीच में अकबर में 3 बार आक्रमण हुए। इस बार जोर के साका 1568 में अकबर ने किया, और 1535 में बहादुर शाह गुजरात के सुल्तान थे, और अलाउद्दीन खिलजी 1500। इस जौहर और साका की गाथाओं की वीरता का आत्म बलिदान है। और किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में समझ, देखो किले को विश्व की यूनेस्को धरोहर लिस्ट आती है, उसमें शामिल है। अपन इस किले के बारे में पढ़ने उससे पहले जौहर और साका को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जौहर और साका को पढ़ते हैं, जिसे अपन को समझ में आया कि भाई जौहर ये साका होता क्या है। क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आते हैं छोटी छोटी बातें, तो अपन लिख नहीं पाते। जिसकी वजह से क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि अपन पढ़ते समय सावधान नहीं रहते। देखो, अपन जौहर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जौहर। और दूसरा पॉइंट, साका। जौहर एक आत्म बलिदान की परंपरा है, और ये वीर गति की परंपरा है, साका, है ना। 2 पॉइंट। ये जौहर किस किस के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी, कौन सा, एक के अलाउद्दीन खिलजी, और गुजरात के बहादुर शाह आक्रमण जो समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय जब हुआ था तो रानी कौन थी, बताओ, रानी
बताओ बताओ, रानी कौन थी? रानी पद्मिनी थी, जो राजा रतन सिंह के मारे जाने के बाद में किला को हड़पने के जो आत्मसम्मान था वो गिरना नहीं देने की वजह से जोर किया था 16,000 महिलाओं के साथ। कितनी? 16,000 महिलाओं के साथ। कब किया था? 1303 में। अब दूसरा जोर कब हुआ था? रानी कर्मावती के टाइम में। रानी कर्मावती जो 1535 के टाइम में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने हजारों महिला के साथ जोर किया। अब देखिए साका वीरगति परंपरा की बात करता है। महिलाओं को जोर करने के बाद ये क्या करता है कि जब कोई मान लो महिला की जोर करता है तो केसरिया छापा पहना के युद्ध में केसरिया का वस्त्र पहना कुल देवता की पूजा करके युद्ध भूमि जाकर को अंतिम सांस ले लेता है। मतलब ये कहता है कि वहाँ जाके कोई अगर शहीद हो रहा है तो उसको बोलते हैं साका। और जौहर क्या होता है कि अगर मान लो कोई लड़ता हुआ शहीद हो गया, अब किला को अधिकार नहीं होने की वजह से जो रानियाँ थी वो जौहर करते थे, तो ये आत्म बलिदान अग्निदान की बात करते थे और ये साका वीरगति की प्राप्त की बात करते थे। तो दोनों का मिश्रित उदाहरण क्या है कि एक चित्तौड़ खिलजी का आक्रमण किया तो रानी पद्मिनी ने अपना सम्मान की रक्षा इतनी जोर किया, ये सम्मान की रक्षा की जोर करते हैं। इसके बाद पुरुषों ने केसरी वस्त्र पहनकर दुश्मनों को लोहा लिया, जिसे साका कहा जाता है। तो ये वस्त्र पहनकर काम करते केसरिया और ये जौहर करते नारियों के द्वारा। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया। केसरिया और जौहर क्या होता है? जौहर होता है कि मान लो कोई वीरगति प्राप्त हो गई और चला युद्ध में मारा गया कोई शासक और उनकी धर्मपत्नी अभी किले को हड़पने के रोकने की बजाय उनको वो जौहर करना पड़ रहा। साका में क्या होता था? किसी की महिला उसको साका पहना के वीरगति में युद्ध किए भेजते थे और वहाँ लड़के वो शहीद होता था, उसको बोलते हैं साका। तो याद रखना तीन बार होता है, 2 ठीक है ना, अपन याद रखता है। आगे चलते हैं, आगे से ये चलते हैं कि अपन जो क्वेश्चन भी बेसिक डिस्कशन कर गया और ये भी क्या आगे चलते हैं अपन एक उपलब्धि आपको ये लिखनी है कि सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक धार्मिक के क्षेत्र में उपलब्धि लिखनी है। अब चलते हैं कि भाई आज जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आई है वो क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं? HDI ह्यूमन और डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कह रही है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कहती है UNSDN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हर बार रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी वर्तमान में 193 देशों में शामिल किए। 2022 के अंदर 130 रैंक थी, 133 रैंक थी। अब 2025 के अंदर रिपोर्ट आई है वो है 130वीं रैंक, 3 पायदान। 1990 से लेकर अभी तक 53 अंक के सुधार हुआ है। अपन इस सुधार की बात देखते हैं तो अपन ये पढ़ते हैं कि भाई सुधार क्या कहना चाह रहा है। तो अपन आइए अपन डिस्कशन करते हैं कि भाई आर्टिकल में पैराग्राफ में क्या चिंता जा रही है और चिंता क्या कहना चाह रही है। आर्टिकल यही कह रहा है कि अभी तक जो सुधार देखने को मिला इतने पर्याप्त नहीं, जितने दक्षिणी राज्य देशों जो दक्षिणी जो अपने हिस्से साउथ दक्षिणी एशिया वहाँ के लोगों ने, वहाँ के राज्यों ने हांगकांग ताइवान जैसे ने काफ़ी आगे सुधार किया, तो अपन उतनी गति से नहीं हो पाया। तो ये कह रहा है कि भारत अभी जो मध्यम श्रेणी में लाया, कितना है? पहला पॉइंट मध्यम श्रेणी में लाया, 6.85 अंक है। पिछली बार 2022 में 6.76 अंक थे। ये 3 श्रेणियाँ होती है, उस मध्यम और निम्न श्रेणी में शामिल किया जाता है और उस श्रेणी शायद 700 से ऊपर वाली जो उच्च श्रेणी मानी जाती है। तो अपन तीसरा पॉइंट क्या होता है? 1990 में डिस्कशन कर दिया। अपन अगला टाइम ये भारत के 3 है, क्या है? जीवन प्रत्याशा का संकेत है, औसत स्कूली शिक्षा की बात करता है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की बात करता है। ये प्रति व्यक्ति, तो ये मोटी मोटी GNI, एक एजुकेशन और एक लिविंग स्टैंडर्ड मतलब जीवन प्रत्याशा, ये जो बात करते हैं 3 पैरामीटर है, जीवन प्रत्याशा, GNI और औसत स्कूली शिक्षा। तो ये 3 इसके संकेतक है। अब इसको ये बात अपन डिस्कस करते हैं कि भाई इस तरह जब डिस्कशन होता है ना तो अपन मेंस में अगला पॉइंट जब ये कहता है कि भारत अभी शिक्षा के मामले में अभी तक पीछे है। क्यों? कि भारत को उतना खर्च करना चाहिए जितना लोग करते आ रहे हैं, जो अभी तक नहीं किए। तो ये रिपोर्ट 25 की यही दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कि मान लो 2022 की रिपोर्ट आई, ठीक है। अब उसमें ये कह रहा है 1990 के बाद 53% वृद्धि हुई, बात सही है। दक्षिण एशिया के औसत से भी तेज हुई, लेकिन पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति जो है जीवन प्रत्याशा उतनी तुलना में होनी थी जितनी नहीं हुई। अब संकेत करते हैं कि जीवन प्रत्याशा, ये रहा जीवन प्रत्याशा, वो कितना है? 72 वर्ष माना है। कितने पहले? अब औसत स्कूल शिक्षा 6.88 वर्ष माना है, जबकि 6.57 कहाँ था? 22 में। अपेक्षित स्कूल एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर जो 12.95 वर्ष है।
अभी वर्तमान में। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GN लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये 3 है संकेतक। अब आगे बढ़ते कि जो आइसलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे ये देश सबसे आगे, और निम्नतम है कौन सा, नीचे कौन था, दक्षिणी सूडान। चाइना जो विश्व इकोनॉमी तेज गति से बढ़ता हुआ 75वां स्थान है। श्रीलंका में 89वां स्थान है। भूटान 127वां स्थान है। ये इस तरह बात करता है। अब रिपोर्ट में ये भी बोला है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव, जैसे रिपोर्ट में ये बताया कि AI प्रसार के बाद मानव विकास पर अवसर चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है। जो समावेशी मानव केंद्रित आवश्यकता पर बल दिया, जिसे मानव जो विकास को सशक्त बना सके, न असमानता को बढ़ाया है, न कि अन्य असमानता बढ़ाए। अब चैलेंज क्या है भारत के सामने, भाई क्या चैलेंज है? सबसे बड़ा भारत के, भाई HDFC रिपोर्ट में भारत इतना प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं उठा पा रहा है। क्यों नहीं उठा पा रहा? क्योंकि भारत के सामने समानता, असमानता क्या है, अभी तक इनइक्वलिटी ज़्यादा है। एक आदमी के पास 100 रुपये, एक के आदमी के पास 10 रुपये है, या किसी के पास 2 रुपये ही है। दूसरा, एजुकेशन सभी को बराबर अभी तक नहीं मिल रही है। तीसरा, आय की असमानता, आर्थिक विकास मौजूद की असमानता की बात करता है। तो सरकार प्रयास तो कर रही है, जैसे बड़ी सरकार बार बार स्वास्थ्य पे कौन सी, आयुष्मान जीवन प्रत्यक्ष बढ़ी तो किसके आधार पे, स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान। पोषण अभियान, ये देखो, आयुष्मान, जननी सुरक्षा और पोषण अभियान। शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा में भारत के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020। आय वृद्धि, भारत की जो इनकम, आय में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि होती है, वो क्या पॉइंट है, वो है देखो, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और AI आधारित, स्टार्टअप इंडिया, AI आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों की बात करता है। ये है भारत की सरकारी पहले चलाई जा रही है। देखो अपन वो 3 श्रेणी की बात करते हैं। 3 श्रेणी क्या थी, देखो अंक आधार पर देखने को मिले, अगर एग्जाम प्रश्न आए तो हम डायरेक्ट करंट अफेयर को लिख सकते हैं। जैसे देखो, ये हैं 0.800 से अधिक वाला, मैंने बोला 700 से ऊपर होगा, 0.800 से अधिक वाले को वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब उच्च मानव विकास की बात करता है। 0.700 से लेकर 0.799 अंक तक ये बात करता है उस मानव विकास की, यानी उससे कम। 0.550 से लेकर 0.999 तक बात करता है, ये मध्यम मानव विकास की बात करता है। 0.550 के बीच में ये बात करता है निम्न मानव विकास। भारत किस में है? 0.550 से लेकर 699 के बीच में, जो 685 अंक है। अब उससे ऊपर उस मानव विकास में जाना तो 0.700 से लेकर 0.799 और 800 से लेकर उससे अधिक होता है। ठीक है, अभी भारत मध्यम श्रेणी में है 0.685 रिपोर्ट के आधार पे। इसीलिए अपन इस डिस्कशन के आधार पे अपन डिस्कशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर में जो बातें लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर जो एडिशनल पढ़ के आता है उसी के बेस पे मार्क्स देते हैं, न कि उनको पूर्व नॉलेज इतना होना चाहिए। लिमिटेड नॉलेज हो, डेली बेसिस पे करंट अफेयर का अवेयरनेस हो, और अधिक से अधिक नॉलेज को गेन करें, इम्प्लीमेंट करें और एनालिसिस अप्रोच के आधार पर आंसर लिखने की कला विकसित करें। मैं अभी नेक्स्ट एडिशनल में आपके साथ फिर से मिलता हूँ।